दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें 31 दिसंबर 2011 का समय दिखाया जाता है, जहां पर हम यंगहो नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि खुले आसमान के नीचे बैठकर बारिश होने का इंतजार कर रहा होता है। और वो ये इंतजार क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, ये हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ से कहानी सीधा 8 साल पहले शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम यंगहो को स्कूल में देखते हैं। यंगहो पढ़ाई में बहुत ही कमजोर है। वो लगातार 2 सालों से फेल होता आ रहा है, जिस वजह से क्लास के टीचर फेल हुए बच्चों को काफी टॉन्ट भी मारते हैं। खैर, फिर जब यंगो घर को जाने लगता है तो तभी उसके सामने सूजिन नाम की लड़की आ जाती है और उससे खूब सारी बातें करने लगती है, पर यंगो उसे पूरी तरह से इग्नोर करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये लड़की यंगो की क्लासमेट है और ये भी सेम यंगो की जैसी है, एकदम बुद्धू और कमजोर, और ये भी 2 सालों से फेल होती आ रही है। यंगो का एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम है यंगहवान, और यंगहो के जो डैड है वो अपनी एक लेदर की वर्कशॉप चलाते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यंगहवान अपने डैड से उनकी इस शॉप को बेच देने को कहता है, ताकि वो इसे बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा के किसी और काम में इन्वेस्ट कर सके। पर उसके डैड इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्हें अपनी दुकान और अपने काम से बहुत प्यार है। साथ ही यंगहवान यंगो को भी काफी टॉन्टिंग करता रहता है, वो भी उसके कमजोर होने की वजह से। उसे लगता है कि यंगो बस उसके डैड के पैसे बर्बाद कर रहा है, क्योंकि पढ़ना लिखना तो वैसे भी यंगो की बस की थी नहीं। वो यंगो से कहता है तो वह अपना खर्चा खुद उठाना चाहिए और कोई छोटी मोटी जॉब कर लेनी चाहिए। पर यंगहो का मन जब किसी भी काम में लगे तब वो कोई काम करे ना, क्योंकि उसका तो किसी भी चीज में मन नहीं लगता। वो बस अलग ही ख्यालों में खोए रहता है, और वो किसके ख्यालों में खोया रहता है ये जानने के लिए हमें फिर से यंगहो का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर यंगहो काफी छोटा है और अभी वो एलिमेंट्री स्कूल में है। यहाँ पर हम देखते हैं यंगहो की रेस चल रही होती है, लेकिन रेस करने के दौरान वो गिर जाता है, जिस वजह से उसे चोट आ जाती है। तभी वहां पर एक लड़की आकर उसे अपना रुमाल देती है। यंगहो जैसे ही उस लड़की की तरफ देखता है तो उसे उस लड़की से पहली नजर का प्यार हो जाता है, और वो उससे उसका रुमाल भी ले लेता है, पर कुछ बात नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पर वो एक चीज नोटिस करता है कि उसकी टी शर्ट में सोयोन लिखा हुआ है, जिससे उसे लगता है कि इस लड़की का नाम सोयोन है। अब एक चीज तो हमें यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि यंगहो इसी लड़की के ख्यालों में खोया रहता है, और आज भी वो इस लड़की को भूल नहीं पाया है। इसीलिए यंगहो अपने एक दोस्त से सोयोन का पता निकलवाता है, ताकि वो उससे मिल सके और उसका रुमाल भी उसे वापस कर सके। और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो सोयन को लेटर भेजेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें सोही नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि अपने मॉम के साथ एक सेकेंड हैंड बुक स्टोर में काम करती है। उसकी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम है सोयोन। ये उसी सोयोन की बहन है जिसे यंगहो पसंद करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सोयोन बहुत ही बीमार है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। ना वो बोल सकती है ना हिलजुल सकती है, जिस वजह से वो हॉस्पिटल में काफ़ी लंबे समय से एडमिट है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सोही सोयोन के स्कूल जाती है उसका सामान लेने, जहाँ पर उसे सोयोन की टीचर एक लेटर देते हुए कहती है कि ये किसी ने सोयोन के लिए भेजा है। सोही जब ये लेटर देखती है तो वो इस बारे में सोयोन को बताती है और उससे कहती है कि शायद तुम्हारे किसी यंगहो नाम के फ्रेंड ने भेजा है। और फिर वो उसे उस लेटर को सुनाने लगती है, जिसमें यंगहो ने उनकी एलिमेंट्री स्कूल की वही रुमाल देने वाली बातों का जिक्र किया होता है और बताया होता है कि हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन हमारी क्लासेस अलग अलग थी। बट सोयोन को कुछ भी ऐसा याद नहीं आता कि उसका कोई ऐसा फ्रेंड भी था। वो इशारे में सोही को बताती है कि उसे यंगहो बिल्कुल भी याद नहीं है, जिसे सोही यंगहो को फिर अपनी तरफ से एक लेटर भेज देती है और उसमें लिखती है, हाँ शायद से तुम मुझे याद हो, तुमने मुझे लेटर भेजा, ये देख मुझे अच्छा लगा। साथ ही वो उससे कहती है कि तुम मुझे आगे भी लेटर भेज सकते हो, पर मेरी एक शर्त है, तुम मुझसे कभी मिलने नहीं आओगे और ना ही मिलने की जिद करोगे। उसके बाद जब ये लेटर यंगहो को मिलता है तो वो खुशी से पागल हो जाता है। और अब इसी तरह सोही सोयोन की तरफ से यंगहो को लेटर भेजती रहती है और यंगहो के तो खुशी के ठिकाने ही नहीं रहते। इसके बाद हम देखते हैं सूजिन अब फिर से यंगहो के सामने आ जाती है और फिर से उससे बात करने की कोशिश करती है, और इस बार यंगहो चाहकर भी उसे इग्नोर नहीं कर पाता और उससे बातें करने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों एक ही जैसे थे और अब इनमें धीरे धीरे दोस्ती होने लगती है। धीरे धीरे समय भी बीतता जाता है और इनकी दोस्ती काफी पक्की हो जाती है और दोनों साथ में काफी समय बिताने लगते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। साथ ही सूजिन यंगहो को बताती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है, और ये सुन यंगहो को काफी हैरानी होती है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें आखिर मुझ में ऐसा क्या दिखा। तो सूजिन कहती है, क्योंकि तुम से मेरे जैसे हो, बेवकूफ हो, बुद्धू हो। ये सुन यंगहो को हंसी आ जाती है और उसे सूजिन की बातों से कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो सोयोन को पसंद करता है। खैर, फिर हम देखते हैं यंगहो जब भी आगे से सोयोन को लेटर भेजता है तो वो उसके साथ में गिफ्ट भी भेजा करता है, जैसे कभी वो लेदर का बना डॉग भेज देता है तो कभी कुछ और ये सब देख सोयोन को बहुत खुशी होती है। अब आप खुद ही सोचो कि कोई इंसान बीमार है, मरने को तैयार है, पर कोई इंसान उसके लिए इतना कुछ कर रहा है तो उसकी जीने की इच्छा तो करेगी।
तो सेम चीज सोयन के साथ भी होती है। वो सोही को इशारों में बताती है कि अब वो यंगो से मिलना चाहती है और उसे देखना चाहती है, क्योंकि वो ये सोच के काफी हैरान थी कि आखिर कोई इंसान उससे इतना प्यार कैसे कर सकता है। इसीलिए सोही भी यंगो को लेटर भेजती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। और बस फिर इसके बाद सोही यंगो से मिलने के लिए उसके शहर सोल चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ यंगो भी जब ये लेटर देखता है तो वो भी सोयोन से मिलने के लिए बुसान पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे का काफी इंतजार करते हैं पर वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते, जिसका उन्हें दुख भी होता है। और फिर रात होते ही दोनों अपने अपने शहर लौट जाते हैं। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं सोही को पता चलता है कि अब उसकी बहन ज्यादा दिन नहीं बचने वाली है। उसके पास बस अब 1 महीना ही बचा है, जिससे सोही बहुत ही इमोशनल हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं यंगो के फादर ने भी अब अपनी शॉप बेच दी है, जिससे यंगहन बड़ा ही खुश है, पर यंगो को उतनी खुशी नहीं होती। वहीं अब सोही सोयोन को बाहर पार्क में लाई होती है। जैसा कि मैंने कहा कि अब उसके पास कम समय बचा है, तो वो उसे खुले आसमान के नीचे लाती है और बाहर के नज़ारे दिखाती है ताकि वो अच्छा महसूस कर सके। और वहाँ पर वो साइड से उसकी कुछ फोटोज भी लेती है और फिर उन्हें यंगो को भेज देती है। अब यंगो ये फोटोज देख खुशी से पागल हो उठता है और सोयोन को एक लेटर भेजता है और उसमें लिखता है कि मैं 31 दिसंबर को तुमसे मिलना चाहता हूँ, वो भी वही हमारे पुराने स्कूल के सामने। अब ये देख सोयोन सोही को बताती है कि वो भी उससे मिलना चाहती है, लेकिन वो 31 दिसंबर को उससे तभी मिलेगी जब उस दिन बारिश होगी। लेकिन बदकिस्मती से वो कभी भी मिल नहीं पाते, क्योंकि सोयोन की यंगो को याद करते करते ही मौत हो जाती है, जिससे ये सीन यहाँ पर बड़ा ही इमोशनल हो जाता है। और अब सोही ये डिसाइड करती है कि वो यंगो को सारी सच्चाई पता डालेगी। इसीलिए वो उसे एक लेटर लिखती है जिसमें वो बताती है सोयोन मर चुकी है और आज तक उसे जो लेटर लिखती थी वो सोयोन नहीं, मैं हूँ सोही, और मैं सोयोन की बहन हूँ, वगैरह वगैरह वो सब कुछ लिख देती है, क्योंकि अब तक उन्होंने लेटर में कभी भी सच्चाई नहीं बताई ना। लेकिन सोही चाहकर भी फिर ऐसा नहीं कर पाती, उसे यंगो को सच बताने की हिम्मत ही नहीं आती, इसीलिए वो उसे लेटर नहीं भेजती। अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि सोयोन के मौत के बाद सोही ने कभी भी फिर यंगो को लेटर नहीं भेजे और देखते ही देखते ऐसे पूरे 9 साल बीत गए। लेकिन यंगो हर साल 31 दिसंबर को सोयोन का इंतजार करता है और ये उम्मीद लगाकर बैठता है कि शायद जिस दिन बारिश होगी तो सोयोन उससे मिलने जरूर आएगी, पर ऐसा कैसे हो सकता था, सोयोन तो मर चुकी थी। खैर फिर हम देखते हैं कि अब यंगो ने भी अपनी अम्ब्रेला की शॉप खोल दी है, जो कि काफी अच्छी चलती है। और यहाँ पर काफी लंबे समय बाद सूजिन यंगो से मिलने आती है। दोनों यहाँ पर खूब बातें करते हैं और यंगो सूजिन को एक अम्ब्रेला गिफ्ट करता है। और यहाँ पर सूजिन को पता चल जाता है कि यंगो आज भी उसे सिर्फ अपना दोस्त मानता है, लेकिन सूजिन यंगो से सच में बहुत प्यार करती थी। लेकिन वो दोनों यहाँ पे प्रॉमिस करते हैं कि वो हमेशा एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। अब इसके बाद हमें यंगो का भाई यंगहान दिखाया जाता है, जो कि समझ चुका होता है कि उसके डैड की शॉप बेचकर उसने अच्छा नहीं किया, क्योंकि उसकी डैड की खुशी उसमें ही थी। इसीलिए वो उन्हें उनकी शॉप वापस कर देता है और अपने डैड को देख काफी खुश होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं यंगो सोयोन का पता लगाने के लिए उसके स्कूल जाता है, जहाँ पर उससे पता चलता है कि सोयोन की तो 2003 में ही डेथ हो गई है, क्योंकि वो बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। अब ये सुनकर यंगो को तो धक्का ही लग जाता है। अब उसे समझ आता है कि इसीलिए कभी भी सोयोन के लेटर उसे फिर नहीं आए। अब यहाँ पर हम उसी सीन को देखते हैं जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, कि कैसे यंगो आज भी सोयोन का इंतजार कर रहा है एक झूठी उम्मीद में बैठ के, क्योंकि वो उससे बहुत सच्चा प्यार करता था। वो उसे न जाने कितनी सारी बातें बताना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था, पर वो सब कुछ अधूरा ही रह गया। वहीं दूसरी तरफ हम सोही को देखते हैं, वो अपनी बहन की समाधि पर गई होती है और उसे आज भी इस बात का दुख होता है कि वो उसकी बहन की यंगो से मिलने की इच्छा को पूरा नहीं कर पाई और ना ही वो कभी यंगो को सच्चाई बता पाई, जिससे अब उसके मन में ये ख्याल आने लगता है कि उसे यंगो को मिलकर सब कुछ सच बता देना चाहिए। और इसी बीच हम देखते हैं कि अचानक से बेमौसमी बारिश होने लग जाती है, जिससे यंगो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वो सोचता है कि अगर ये बारिश कुछ साल पहले आई होती तो वो सोयोन से मिल पाता। लेकिन यहाँ पर अब एक कहानी में ट्विस्ट आता है। हमें एंड में दिखाया जाता है कि सोही के स्कूल में जिस दिन स्पोर्ट्स था उस दिन सोही की स्कूल यूनिफॉर्म गीली थी, जिस वजह से उसने अपनी बहन सोयोन की टी शर्ट पहन ली थी और वही टी शर्ट पर छपा हुआ नाम यंगो ने देखा था। यानी कि यंगो को जिसने अपना रुमाल दिया था वो सोयोन नहीं थी, वो सोही थी। इसका मतलब ये है कि यंगो जिससे प्यार करता है वो सोयोन नहीं बल्कि सोही ही है। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।